खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब। साल का पहला दिन और मुबारकबाद सब लोगों को और एक अच्छे साल की आगाज़ और इसमें कुछ बेहतरी के कुछ आसार नज़र आएँ, दुआ गो हैं। मगर कुछ खबरें आपकी खिदमत में पेश करते हैं और आज हम ये हमारा खुसूसी प्रोग्राम है, जो साल का पहला प्रोग्राम है। इसमें हम ख़ास तौर पर हमने एक फ़ेज़ 2 जो है CPEC का उसको ज़ेर बहस लेके आ रहे हैं। इसमें कुछ इंटरव्यूज़ हम करेंगे। फर्स्ट फेज़ हमने देखा ब्लैक लिस्टर सा था, कभी शुरू होता था कभी रुक जाता था, गेम चेंजर कहा जा रहा था, हर पार्टी कहती थी ये गेम चेंजर है। अभी फ़ेज़ 1 से तो कोई बड़ी गेम हमें चेंज होती नज़र नहीं आई। क्या फ़ेज़ 2 से जो है वो गेम चेंज होगी, क्या कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा या नहीं होगा, इट इज़ येट टू बी सीन। मगर हमारे साथ बहुत से मेहमान होंगे, जनरल रिटायर्ड डॉक्टर रज़ा मोहम्मद साहब होंगे, शकील रामी साहब होंगे जो चाइनीज़ अमूर के माहिर हैं, उनसे बात करेंगे और कुछ और भी दोस्त शायद इसमें हम शामिल करें थिंक टैंक। मगर हम ये देखेंगे कि मौजूदा इकनॉमिक सूरत हाल में, जो कि बड़ी नहीं है, इस तरह से कोई बड़ी काबिल रश्क सूरत हाल नहीं है, क्योंकि हर बार अगर ये गेम चेंजर है तो फिर हम हर बार लोन क्यों लेते हैं। तो क्या ये फ़ेज़ 2 जब आएगा तो इससे बाद हमारे कर्जे उतर जाएंगे, रोज़गार बढ़ेगा या नहीं, बड़े सवालिया निशान है। मगर ख़बरें बता दूँ, CPEC फ़ेज़ 2 से पाकिस्तान की किस्मत किस तरह बदलने जा रही है, बलूचिस्तान के ऊपर क्या इसके असरात होंगे, इस पे हम बात करेंगे। CPEC फ़ेज़ 2 में चीन पाकिस्तान की शराकतदारी तो वो तो हम पहले भी देख चुके हैं, और जब पहली शराकतदारी हुई थी तो बहुत सी उंगलियां भी उठी थी और बहुत सी तफ्तीशें अनफिनिश्ड रह गई थी, ओवर इनवाइसिंग की बात हुई थी, मगर ये बातें अधूरी ही रह जाती हैं वतन अजीज़ में। और CPEC फ़ेज़ 2 के मनसूबे से बलूचिस्तान, जो कि डायरली ज़रूरत है जिसको तरक्की की, और वहाँ पे जो है हमारे मसाइल भी हैं, सियासी मसाइल भी हैं, और एक लो लेवल इंसर्जेंसी को भी हमने काउंटर करना है, जो कि हम इकनॉमिक जो एम्पावरमेंट है उसी से कर सकते हैं। मगर ये क्या होगा, ये माल ऊपर गायब होगा या ट्रिकल डाउन होकर नीचे आएगा, इसको समझने की कोशिश करें। तो ओवर टू मियाँ शाहिद साहब, उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, ये इंटरव्यूज़ सुनिए और फिर आखिर में इसको सम अप करते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे CPEC पे और पाक चीन दोस्ती पे, पाक चीन ताल्लुकात पे। जब CPEC शुरू हुआ था तो उस वक्त दावा किया गया था कि ये गेम चेंजर साबित होगा, और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सा काम जो है वो हो चुका। पहला मरहला मुकम्मल हो चुका, दूसरा मरहला जो है वो स्टार्ट है, और उसमें बहुत से मंसूबे जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और बहुत से मंसूबे ज़ेर तामीर हैं, बहुत से मंसूबे जो हैं उनकी मनसूबाबंदी हो रही है। अब CPEC का सूरत हाल क्या है, 2025 में CPEC की सूरत हाल क्या रही, 2026 में इसकी क्या तवक्कुआत हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रज़ा मोहम्मद साहब। उनसे हम बात करेंगे, उनसे रहनुमाई लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, CPEC जब नाम आता है सामने, पाक चीन दोस्ती तो बेमिसाल है, इसमें कोई शक नहीं, और 2025 जब आया तो ये दोस्ती जो है ये लाजवाल बन गई और इसमें रेड लाइन करार दे दिया गया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चीन की जानिब से। CPEC जब शुरू हुआ था तो कहा गया था ये गेम चेंजर होगा। इसका पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, दूसरा मरहला चल रहा है। जब दूसरा मरहला मुकम्मल होगा तो क्या नक्शा होगा, इस वक्त CPEC की सूरत हाल क्या है, इस पर रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद साहब आपके इनवाइट करने के लिए। और मैं थोड़ा ऐड कर दूं कि CPEC मेरा पैशन है, क्योंकि मैंने PhD जो की हुई है वो CPEC के ऊपर है, और CPEC में जो मेरा टॉपिक था वो था सोसाइटल एमेंसिपेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान थ्रू CPEC थी बेसिकली। सो एक यूँ कह लें कि इट वाज़ अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर मी कि CPEC भी सक्सीड करे और CPEC को अफ़गानिस्तान भी ज्वाइन करे, तो इसके बेनिफिट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई कर जाएंगे। जो आपने फरमाया कि CPEC का पहला मरहला तो यूँ समझिए कि 90-95% तक मुकम्मल हो गया। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स है, वो ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं। लेस वन और रोड्स जो कि बननी रहती हैं। और फ़ेज़ 2 जो था, जैसे आपने फरमाया, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, एग्रीकल्चर में कोऑपरेशन है, पीपल टू पीपल है, टेक्नोलॉजी की कोऑपरेशन है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मरहला था। थोड़ा सा हमसे शायद ये हमारी सुस्ती थी, कुछ कोविड की वजह से हुआ, कुछ और शायद चीज़ें थीं जिनकी वजह से हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन हैं जो हमने प्लान किए थे वो फुली ऑपरेशनलाइज नहीं हो सके। अभी हमने धाबे जी कराची से अगर शुरू करते हैं साउथ से, उसके बाद पंजाब में आते हैं तो इलामा इकबाल सनती ज़ोन है, और फिर
केपी में रशिया की संती जोन है, इनको हमने इनाग्रेट तो कर दिया हुआ है। बट मेरे ख़्याल में जो संती जोन होते हैं उनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, बिजली है, गैस है, पानी है, इंटरनेट है, और उससे भी बढ़ के ये है कि आपके रूल्स रेगुलेशन जो कि अट्रैक्ट कर सकें सनतकारों को, अपने भी और गैर मुल्कियों को। तो उसमें आई थिंक हम थोड़ा सा पीछे हैं, जिस वजह से हमें अपेरेंटली ये लग रहा है कि प्रोग्रेस स्लो है। लास्ट बात जो आपने इब्तदाई में फ़रमाया, हमारा और जो चीन का ताल्लुक़ है वो आज का तो है नहीं, 70 सालों से ज़्यादा हो चुके, और बहुत सारे अप्स डाउन आए, टाइम ने टेस्ट किया हमें, और हर वक्त पाकिस्तान और चाइना इकट्ठे रहे। तो मेरे ख़्याल में अगर कोई सोचसेयर्स हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो एक ब्लीक पिक्चर पेंट कर रहे हैं कि हमारे तल्लुकात ख़राब हो गए या सी पैक के ऊपर कोई बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आ गया, तो आई थिंक वो गलत हैं। लास्ट पॉइंट बोलूँगा, आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं ना, जो कोई एक छोटी रोड बनानी है, कोई एक सड़क बनानी है, इंडस्ट्री बनानी है, इवन घर बनाना है, तो उसमें भी हिचेज़ आती हैं और टाइम लगता है। तो मेरे ख़्याल में हमें कोई भी डिसमे की ज़रूरत नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ना। बिल्कुल ठीक है सर, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ रहे हैं। मेरे सामने सर एक लिस्ट है, और सी पैक का दूसरा मरहला, उसमें 6 दर्जन मंसूबे हैं तकरीबन, और जो मैंने बड़े बड़े मंसूबे जो सामने रखे वो 30 मंसूबे हैं, जिसमें ग्वादर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा है और उसको ऑपरेशनल करना है, ईस्ट बे एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 है, शाहराह कुराक्रम की तश्कील 9 है, उसमें ML1 की अपग्रेडेशन है, उसमें ये भी सामने आगे ग्वादर पोर्ट है और ग्वादर फ्री जोन है, पाकिस्तान और चीन के दरमियान सड़कों की तकनीकी सूरत हाल को बेहतर करना है, और सुखी किनारी प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें यह भी सामने है कि पाकिस्तान पाक चाइना अर्थ साइंसेस और टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं। इसमें बहुत बड़ी ये लिस्ट है, और ये ऐसी लिस्ट है कि जो मैं देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, अगर ये कंप्लीट हो जाती है, जिसमें KKH है, जिसमें संती जोन्स है, जिसमें जो है वो ग्वादर एयरपोर्ट है, ग्वादर सी पोर्ट है, और ग्वादर सी पोर्ट जब कंप्लीट होती है तो उससे पूरा यूरोप, पूरा आगे सी के साथ जितना दुनिया है वो सारी पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएगी। क्या नक्शा होगा जब उस वक्त ये कंप्लीट हो जाएगा? अल्लाह के फजल से बहुत खूबसूरत नक्शा होगा जी, बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत अच्छा होगा। मैं थोड़ा सा इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। जो ग्वादर पोर्ट है ये ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया है, इसकी इनाग्रेशन भी हुई थी अगर आपको याद हो। तो ये दुनिया के बहुत बड़े जो पोर्ट्स हैं उनमें से एक बड़ा पोर्ट बन रहा है ग्वादर का एयरपोर्ट। सर नंबर 2 मैं सी पोर्ट की बात करूँगा जी। अगर आप ग्वादर की तस्वीर को देखें ना, आई वुड अर्ज यू कि आप इस प्रोग्राम में वो तस्वीर ज़रूर चलाइएगा। जब आप वो तस्वीर देखते हैं तो लगता है कि किसी आर्किटेक्ट ने बहुत खूबसूरती से जो 2 हॉर्स शू हैं वो काव किए और एक हैमर हेड है। तो अल्लाह ने आप पे ये इंडाव किया। इसके कर्व का ये फ़ायदा है कि इसमें ज़्यादा बर्थ्स बन सकती हैं। ये 20 मीटर डीप है। जब ये फुली ऑपरेशनलाइज होगा तो इसमें 120 बर्थ्स बनेंगी, और एक जो शिप है बड़े वाला 200,000 टन कार्गो अगर उसमें हो, जिसको DWT डेड वेज टनेज कहते हैं, वो हैंडल हो सकेगा, और एक साल में यहाँ से 400 मिलियन टन की जो है वो ट्रेड हो सकेगी। तो ये अल्लाह की एक इंडाउमेंट है। जब फुली ऑपरेशनलाइज होगा ग्वादर सी पोर्ट तो ये होगा। ग्वादर इकोनॉमिक जोन की आपने बात की, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जो चाइना ने काम करने थे ग्वादर सी पोर्ट, हमें इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 2028 में हैंड ओवर हो जाएगा। हैंड ओवर मीन्स कि ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। तो ये एक BOOT वाला प्रोजेक्ट है कि जो कि चाइना बना रहा है, इसको ऑपरेट करेगा, आपको इसमें से रेवेन्यू जो है वो मिलता रहेगा, और रेवेन्यू है 9% स्ट्रेट अवे आपको मिल जाएगा ग्रॉस पे, यानी कि नेट पे नहीं। तो इस तरह का है ये पोर्ट, और जब फुली ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो ये तो दुनिया की बहुत ज़्यादा मसरूफ़ तरीन बंदरगाहों में से एक होगी। और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपने ज़िक्र फरमाया, ये जो सी पैक है, इसका जो रूट पाकिस्तान से गुज़रता है, फिर आगे शायद रेशम तक जो तरक्की हो रही है, रूट्स बड़े हो रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, फिर डिजिटल कॉरिडोर है, नॉलेज कॉरिडोर है, स्पेस में, बाकी चीज़ों में। तो आई थिंक पेशेंटली, स्टेडफास्टली हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँगा कि जो हमने शुरू किया था ना, गेम चेंजर एंड फिट चेंजर, तो वो हमने बहुत हाइप क्रिएट कर दी। शायद दुनिया के बहुत सारे ममालिक उससे डर गए कि पता नहीं पाकिस्तान क्या बनने जा रहा है। तो मैं लास्ट बात करूँगा, चाइनीज़ स्टाइल अपनाइए, खामोशी से काम कीजिए, सब्र से काम कीजिए, और
ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, कामयाबी हासिल की। बेशक सर, ऐसा ही होगा। सर, जब सी पैक का दूसरा मरहला स्टार्ट हो रहा था तो मुझे याद है कि चीन में एक बैठक हुई थी, वहाँ पर अफ़गानिस्तान को भी दावत दी गई, पाकिस्तान के भी वज़ीर ख़ारजा, नायब वज़ीर आज़म वहाँ पर थे, और चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा ने, तीनों जॉइंट हैंड्स जो है उस वक्त हुए थे, और उस वक्त ये कहा गया था कि अफ़गानिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। जो अफ़गान रजीम है वो फितनतुल ख़ारिज को छोड़ना नहीं चाह रही, क्योंकि पाकिस्तान और फितनतुल ख़ारिज में से एक उनको तो रखना पड़ेगा। क्या आपको लग रहा है कि उन होश आएगी अफ़गान रजीम को, और अफ़गानिस्तान इसमें शामिल होकर वो भी तरक्की में शामिल होगा, और ये सी पैक जो है वो अफ़गानिस्तान से भी होता हुआ सेंट्रल एशिया रियासतों में जाएगा, और ख़ास तौर पे जो रेलवे लाइन है वो अगर बनती है तो खुंजराब से लेकर, जो मेरे नॉलेज में आया कि ना सिर्फ सी पैक रेलवे जो है वो सेंट्रल एशिया रियासतों तक जाएगी बल्कि टर्की तक जाएगी, तो ये होता हुआ नज़र आ रहा है। जी, सबसे पहली बात तो ये कि मैं वहाँ से बात शुरू करूँगा जो आपने फरमाया कि शुरू में मीटिंग्स हुई, फिर बाद में दोबारा हुई, फिर ट्राइलैटरल मीटिंग्स अभी रिसेंट पास्ट में भी हुई, जिसमें दोबारा जिक्र आया था कि अफ़गानिस्तान जो है सी पैक में शामिल होगा। उसमें जो प्रोजेक्ट है उसमें रेलवे लाइन भी बननी है जैसे आपने फरमाया, उसके बाद एक मोटरवे है जो पेशावर से तोरखाम तक बननी है, और इसकी जो सिग्नेचर हैं इस MOU पे काफ़ी पहले हो चुके थे। आई थिंक इट वाज समवेयर 2019-20 में हुआ था जी। उसके बाद उमर ज़खीवाल थे यहाँ पे, उनके एम्बेसडर, उन्होंने कहा था जी कि जो चीज़ पाकिस्तान के लिए अच्छी हो हमारे लिए भी अच्छी है, हम शामिल होंगे। फिर कारज़ाई साहब ने कुछ कह दिया, करते कराते हैच कर रहे हैं, कभी कहते हैं ठीक कभी नहीं। अभी आते हैं TTP, TTA और अफ़गानिस्तान रजीम और लोग। आई थिंक मियाँ साहब हमें ये सोचना चाहिए कि जो TTA है ना वो रजीम है, वो डिफरेंट लोग हैं, वो एक ग्रुप है, हज़ारों में कह लें लाखों में तो नहीं है, जो मुल्क को रूल कर रहा है, और लोग जो हैं वो इलादा हैं, लोगों के बेनिफिट्स डिफरेंट हैं, ट्रेडर्स के बेनिफिट्स डिफरेंट हैं। TTA TTP के बेनिफिट्स जो हैं वो आपस में इंटरटवाइन करके हैं। वो क्यों कि अगर TTA जो है उसके बारे में हम बात करते हैं तो उसकी लेजिटिमेसी तो क्वेश्चन निकल रही है कि उनके पावर में रहने की, तो उनको अगर कोई चीज़ स्ट्रेंथन करती है तो वो इनके ये जो कोएर्सिव आर्म्स हैं, आर्म्स एंड टीथ हैं, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करती हैं, क्योंकि आज वो अगर उनके ख़िलाफ़ एक्ट करेंगे तो शायद उनको ये लगेगा कि हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो ब्लैकमेलिंग टूल है, ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि बाहर के मुल्कों के लिए। लास्ट पॉइंट जो आपने कहा था क्या ये ड्रीम कम ट्रू होगी कि नहीं होगी, आई थिंक ओवरऑल जब लोग जो हैं एक नीचे से उनको एहसास होगा कि ये मुल्क के लिए अच्छा है, उनके अपने मुल्क के लिए अच्छा है, वो तो अभी तक रेंटियर स्टेट हैं, तो बुनियादी तौर पे ट्रेडर कौम भी है, तो उनको ट्रेड का, इन चीज़ों के बेनिफिट का पता है। मेरे ख़्याल में जो इंटरनेशनल जो गेम है ना उसका इम्पेक्ट है, जिसकी वजह से वो जो रजीम है वो सर्वाइव कर रही है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ, कि ओवरऑल जब ग्लोबल कंटेस्टेशन और कंपटीशन को आप देखते हैं तो वहाँ पे अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सक्सीड होता है तो चाइना सक्सीड करता है, 140 मुल्क और हैं जो इसमें शामिल हैं, सी पैक सक्सीड करता है तो पाकिस्तान करता है। तो नुकसान किन को होता है, वो जो कॉम्पिटिटर्स हैं चाइना के, या फिर इंडिया को नुकसान होता है जो पाकिस्तान को तरक्की करते नहीं देखना चाहता, ये चाइना को। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट मेरे ख़्याल में एक वक्त आएगा, रियलाइजेशन होगी तो अफ़गानिस्तान जो है इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाएगा। डॉक्टर साहब, मैं जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम दिफाई टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे हम आते हैं, उस पर भी मैं आपसे रहनुमाई चाहूँगा। एक टेक्नोलॉजी है स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसमें चाइना ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की और कर रहा है। मैं आज स्पार्को के एक डायरेक्टर साहब को सुन रहा था तो वो फरमा रहे थे कि हमने 3 सैटेलाइट्स जो हैं वो 2025 में लॉन्च की, स्पेस में भेजी, और 2026 में हम मज़ीद सैटेलाइट्स जो हैं वो भेजेंगे, और जो हमारे खलाबाज हैं बाकायदा पाकिस्तानी खलाबाज वो भी चांद पर कदम रखेंगे, और उस हवाले से बहुत सा काम जो है वो हो रहा है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। और इस हवाले से उन्होंने 2028 की जो है वो नवीद सुनाई कि 2028 में पाकिस्तान चांद पे कदम रखेगा, और 2026 में हम स्पेस टेक्नोलॉजी में मज़ीद तरक्की करेंगे। चाइना की मदद से जो स्पेस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, 2026 कैसा देख रहे हैं कि हम खला में भी, पाक चीन दोस्ती तो है ज़मीन पे भी, खला में भी होगी,
और पाकिस्तान ये सी पैक की ही समरात हैं कि हम खला में भी चीन की मदद से जा रहे हैं? बिल्कुल जी, सी पैक भी कह लें, बल्कि उससे ज़्यादा मैं कहूँगा सी पैक तो एक पार्ट है पाकिस्तान और चाइना के जो ग्रेटर रिलेशनशिप है उसका एक हिस्सा है। सी पैक प्योरली इकोनॉमिक है एंड ऑल दैट, लेकिन हमारी जो डिफेंस है, टेक्नोलॉजी है, पीपल टू पीपल कोलैबोरेशन है, वो तो माशाल्लाह बेहद अच्छी हैं। अभी मैं 26 की बजाय अभी से कहता हूँ कि अगर आप 25 को ही देख लेते हैं तो 25 में जो आपने पाकिस्तान ने, अफवाज पाकिस्तान ने चीफ़ मार्शल साहब की सरबराही में, जो हमारे एयर चीफ़ हैं संधू साहब, उनकी सरबराही में, नेवल चीफ़ है उनकी सरबराही में पाकिस्तान ने जो कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए हैं और जो फ़तेह मुबीन अल्लाह ने आपको अता फ़रमाई है, वो तो सबसे बड़ी खुशी तो ये है। उसके अलावा सैटेलाइट्स का आपने फरमाया लॉन्च हो चुकी हैं, आगे और भी लॉन्च होंगी, और चाइना जो है फेस ऑफ द मून पे लैंडिंग की प्लानिंग कर रहा है। सर तो आई एम श्योर कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा उधर ट्रेनिंग करते हैं, जो कुछ चीज़ें सामने आती हैं कुछ नहीं आती मुख्तलिफ़ शोबाजात में। इवन ये जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगते हैं, इसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल का ग्रुप जाता है, वहाँ पे ट्रेन होता है, वो इधर आते हैं। और इसी तरह ये कोलैबोरेशन अल्लाह का शुक्र है बड़े अरसे से चल रही है। इसी तरह शिप बिल्डिंग में जो अभी सबमरीन्स बिल्डिंग है यहाँ पे भी होगी अल्लाह ने चाहा पाकिस्तान में। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि चाइनीज़ जो हैं उनका बहुत बड़ा, हमें उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है हमें। और इसके साथ ना सिर्फ एग्रीकल्चर से ले के ज़मीन के नीचे से ले के समंदरों की तहों से ले के फ़ज़ाओं तक और स्पेस तक कोलैबोरेशन है। और अल्लाह ने चाहा दोनों मिल के वो कहते हैं ना 1-1-2-11, तो 2-11 का काम करेंगे इंशाल्लाह। सर डिजिटल टेक्नोलॉजी पे बात कर लेते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी पे पाकिस्तान तो अब तरक्की कर रहा है और चाइना की मदद उसमें बड़ी शामिल है, तावन शामिल है। वहाँ चाइना ने हमारे लिए दरवाज़े खोल दिए हैं कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो चाइना जाएँ और चाइना से वो स्किल जो है वो लेके आएँ, डिप्लोमास करें। वहाँ पर मुख्तलिफ इंटर्नशिप प्रोग्राम जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी में जिस तरह चाइना ने तरक्की की है, पूरी दुनिया को मात दी है, क्या आप देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान और चाइना मिलके और पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके डिजिटल मैदान में तरक्की करे तो हम इस खित्ते में पाकिस्तान जो है बहुत बड़ा मुकाम और दुनिया में बहुत बड़ा मुकाम बना सकता है? और 2026 इस हवाले से आप किस तरह देख रहे हैं, कितना रोशन है? जी बहुत शुक्रिया जी। सी पैक के अंदर ही ना एक चीज़ थी, वो थी कि चाइना हायर कमीशन और पाकिस्तान हायर कमीशन का एक कोलैबोरेशन बनी थी। उस कोलैबोरेशन में उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में टेक्नोलॉजी भी दी, उन्होंने डिजिटल बोर्ड्स दिए, और उसके बाद ये है कि स्कॉलरशिप जो आप फरमा रहे हैं कि हज़ारों में यूटिलाइजेशन की बात है, लेकिन हज़ारों स्कॉलरशिप्स हैं। चाइना की जो स्ट्राइड्स हैं, तरक्की है टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो इतनी है कि आप सुन के हैरान होंगे। इस वक्त जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं वो चाइनीज़ हैं। छिंगवा यूनिवर्सिटी जो है, छिंगवा कह लें जी, वो नंबर 1 पे आ गई है। जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं, साइंटिस्ट लिखते हैं, स्कॉलर्स लिखते हैं, उसमें भी चाइना इस वक्त नंबर 1 पे आ गया है। और पूरा यूरोप और अमेरिका मिला के भी अगर काउंट करें तो चाइना उसको टॉप कर रहा है, लीड कर रहा है। तो आपने बहुत अच्छी ये बात की कि हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारी यूथ है, आपको पता है 120 to 40 मिलियन हमारी यूथ है, और उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन इसी तरह ही होगी कि अगर उनको इनेबल करके बेहतरीन सिटीज़न्स ऑफ पाकिस्तान ही नहीं ग्लोबल सिटीज़न्स बनाया जाए और ग्लोबल लेवल पे वो कंट्रीब्यूट करें। तो इसमें मेरे ख़्याल में जहाँ से भी इल्म मिलता है हमें ज़रूर यूटिलाइज़ करना चाहिए। और चाइना और सी पैक एक बहुत बड़ा रास्ता है। हमें हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ें, डिजिटल टेक्नोलॉजी में आगे जाएँ। और पाकिस्तानियों में पोटेंशियल बड़ा है। मैंने तो ये भी देखा है, अनपढ़ बच्चे बच्चियाँ जो हैं, फार फ्लंग एरियाज़ के बच्चे बच्चियाँ, GB के, ट्राइबल एरियाज़ के, बलूचिस्तान के, कोई टिकटॉकर बना हुआ है, कोई क्या कर रहा है, कोई ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा है, जहाँ पे इवन इंटरनेट की भी फैसिलिटीज़ पूरी नहीं है, या उनके पास जो एंड्रॉयड्स हैं या ये जो आईफोन्स हैं वो नहीं भी हैं, फिर भी माशाल्लाह इतना कर रहे हैं। तो जब उनको फैसिलिटीज़ पूरी मिल जाएंगी और एजुकेशन मिलेगी, दैन स्काई इज़ द लिमिट। सर आखिरी सवाल और मुख्तर सवाल, 2026 पाक चाइना दोस्ती, पाक चाइना रिलेशनशिप और सी पैक के हवाले से कैसा देख रहे हैं? मैं जी बहुत बेहतर देखता हूँ, और उसमें मेरे ख़्याल में हमें मुझे ये कहने में यार नहीं कि चाइना की तरफ से आज तक हमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आया। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर उन्हें कभी कहा हमारे वर्कर्स की प्रोटेक्शन करें, तो वो उनका हक बनता है।
अगर कोई हमारे ड्यूज़ हैं जिनके बारे में कभी वो जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, क्योंकि वो तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, वो बात करते हैं तो वो ठीक है। जो हमारी तरफ से है कि हमें जो प्रोजेक्ट है इसको स्मूथली रन करने के लिए जितने हर्डल्स हैं दूर करें। लास्ट पॉइंट एक मैं कहना चाहूँगा जो शायद हमारी बात नहीं हुई, दुबई को अगर आप देखते हैं और कुछ और मुल्कों ने जो अपने इंडस्ट्रियल जोन हैं उनके इलादा से लॉस बनाए हुए हैं, उनमें जो आर्बिट्रेशन के कोर्ट्स हैं वो इलादे से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता चला था ये कि जो दुबई का कोर्ट है वहाँ पे यूके का लॉ चलता है सर। तो उसमें ये होता है कि आपकी जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। आप सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट दें, सिक्योरिटी ऑफ रिपेट्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स दें और फिज़िकल सिक्योरिटी इंश्योर करें। और फिज़िकल सिक्योरिटी के लिए मैं 2 बातें करना चाहता हूँ, आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो, ज़्यादा ना खर्च हो। एक तो ये जी कि जितने लोग पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेंगे इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, मिनरल्स में, बाकी चीज़ों में, गैस में, ऑयल में, जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही फ़ायदा है कि ये आपकी एक इनडायरेक्ट सिक्योरिटी भी होती है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ जाते हैं, ख्वाह अमेरिका हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री हो। इसमें आपको मिडिल ईस्ट के जो दोस्त हैं उनको इनवाइट करना चाहिए, जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो पार्टनर बन जाए। नंबर 2, जो लोकल्स हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए, उन्हें जॉब्स देनी चाहिए ताकि वो ये समझें कि यह प्रोजेक्ट जो हैं उनके ब्रेड एंड बटर का ज़रिए हैं, तो वो इसको महफूज रखने के लिए जान की कुर्बानी देंगे, ना कि इसको अटैक करने वालों की मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया और हमारी रहनुमाई भी की और नाजरीन के लिए बड़ी ख़बरें जो हैं वो भी दी, और पाक चीन जो दोस्ती है और CPEC के हवाले से बहुत सी मालूमात जो हैं वो हमें मिली हैं और नाजरीन को भी मिली हैं। नाजरीन, CPEC पे और पाक चाइना दोस्ती पे बातचीत जारी रहेगी। वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद हमारे साथ एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे, उनसे बात करेंगे और CPEC और पाक चीन दोस्ती और रिलेशनशिप पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात हो रही थी CPEC की और चाइनीज़ और पाकिस्तान के साथ जो चाइना के रिलेशनशिप हैं और जो हमारे ताल्लुकात हैं, और 2025 में कैसे रहे, 2026 में कैसे रहेंगे, इसकी तवक्को क्या है। इस हवाले से पहले हमारे साथ मौजूद थे मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर रज़ा मोहम्मद साहब, और अभी मेरे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान CEO एशियन इंस्टीट्यूट इक्वलाइजेशन शकील रामे साहब, और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं और चाइनीज़ अमूर के माहिर हैं। उनसे हम बात करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। रामे साहब, चीन के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, और जब इसकी बात की जाए तो CPEC जो है वो फौरी तौर पर याद आता है। जब CPEC शुरू हो रहा था तो उस वक्त कहा जा रहा था कि ये मुल्क के लिए गेम चेंजर है। पहला मरहला तो मुकम्मल हो गया, दूसरा मरहला भी शुरू हो चुका है। बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैं देख रहा था, 6 दर्जन के करीब प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेरे सामने एक लिस्ट पड़ी हुई है जिस पर मौजूद हैं। ये 2026 जो आ रहा है, 2025 का भी जायज़ा लीजिएगा कि हमारे ताल्लुकात कैसे रहे और CPEC पर ख़ास तौर पर काम कैसा रहा, और 2026 में क्या तवक्कुआत है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। मेरा ख्याल कहता है कि जो चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात है ना, ये बड़े यूनिक है। यूनिक इन सेंस कि जो ट्रेडिशनल थ्योरीज़ होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो इस पर अप्लाई नहीं होती सर, क्योंकि हम इस रिलेशनशिप जो है हमारा, इसको मैं आपको आसान अल्फाज में इसमें कहता होता हूँ, ये रिलेशनशिप एक दोस्ती नहीं है, ये एक बरादराना तलक है कि जो कि ना तो किसी और मुल्क से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ना ये नेगोशिएबल है। बिल्कुल। तो इसलिए ये तलक जो हमारा है ये बड़ा, ये क्या कहते हैं, डिफरेंट किस्म का है। और इसी डिफरेंट किस्म के तल्लुकात को निभाते हुए 2025 में, अपार्ट फ्राम जो कि हम बात करते हैं मई की बात करते हैं, दूसरी जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, 2 मेजर माइलस्टोन जो हासिल हुए हैं। एक था कि जब हमने CPEC 2 को किक स्टार्ट किया, कि जिस पर आप अभी बात कर रहे थे। बिल्कुल। और इसमें जो मेजर अचीवमेंट्स है जो मेरी नज़र में देखता हूँ, अब जो CPEC 2 है, एक तो इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे CPEC 1 के, मसलन इंफ्रास्ट्रक्चर के, जिसमें अभी हमने ग्वादर पोर्ट को भी मज़ीद करना है, जहाँ वहाँ पर स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन है, या इस तरह भी अभी दूसरे स्पेशल इकनॉमिक जोन अभी बन रहे हैं, कि जो कराक्रम 2 का भी अपग्रेडेशन चल रही है, वैसे होंगे। मगर जो इसमें डिस्टिंग्विश है कि ये है कि ये हमारे जो 5 E's विज़न है, यहाँ जो हमारे 5 कॉरिडोर्स का विज़न है,
ये उसके साथ अलाइन करेंगे। वो क्या है? 5 E's में जब बात करते हैं उसमें आती हैं एजुकेशन आती है, इक्विटी आती है, एम्प्लॉयमेंट आती है, एजुकेशन आती है, इस तरह की चीज़ें सर कि जिसको हमने इसमें यानी कि अपना एक टारगेट बनाया हुआ जो प्लानिंग कमीशन ने डेवलप किया था कि हमने लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी है, हमने लोगों की एजुकेशन पे भी इन्वेस्ट करना है और लोगों की वेलफेयर पे भी। यानी उड़ान पाकिस्तान जो है फिर दूसरा आता है जुड़ा हुआ है, उड़ान के भी एलिमेंट्स हैं। फिर दूसरा आता है जो 5 कॉरिडोर्स हैं, जिसमें ग्रोथ कॉरिडोर है, जिसमें इनोवेशन कॉरिडोर है, लाइवलीहुड कॉरिडोर है, फिर पीपल्स वेलफेयर कॉरिडोर है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। 5 कॉरिडोर्स बिल्कुल। तो उसको भी इसमें साथ अलाइन करना है कि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। मगर देखें ना, जो ग्रोथ की हम बात करते हैं तो ग्रोथ में इस वक्त पाकिस्तान की इकानमी ऑलमोस्ट जो हम कहते हैं स्टेगनेट है सर, कि यानी कि इसमें कोई हमें बेहतरी की जो हम जो दावे जितने मर्जी कर लें, मगर जो कि हम बात करते हैं ना कि जिसको फैक्ट एंड फिगर से करना वो अभी नहीं हो पा रहा, हमारी ये चीज़ें नहीं हो पा रही। तो ग्रोथ बड़ा मसला है जिसके लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं। तो CPEC 2 में हम उसमें भी फोकस होगा, 1 से चल रहा है मगर इसमें भी मज़ीद फोकस हो जाएगा। फिर इसमें चीज़ें आ रही हैं जनाब कि इनोवेशन। देखिए ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें समझने की ज़रूरत है। अभी तक तो हमने, मेरा ख्याल कहता है इसमें अगर हम CPEC 2 के दौरान इसकी बेस बना लेना तो बहुत बड़ी बात होगी। ये नहीं है कि हम इनोवेशन में लीड करना शुरू कर दें, बहुत बड़े इनोवेटर बन जाएंगे, क्योंकि इसका जो होता है ना, मैं क्या कहते हैं मियाँ साहब, इसका जो इनोवेशन करने के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। नंबर 1 कि आप में नॉलेज क्रिएशन की पावर होनी चाहिए कि आप नए आइडिया कंसीव करें, नया नॉलेज कंसीव करें, चीज़ें लेके आएँ, फिर उसको आपने किसी चीज़ में ढालने के लिए प्रैक्टिकल या कोई चीज़ बनाने में, नई चीज़ खड़ी करने में आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। फिर तीसरी चीज़ आती है इनोवेशन। जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, अभी हमारी नॉलेज क्रिएशन की वो पावर नहीं है जो कि चाइना हमें असिस्ट कर सकता है। मतलब जैसा आपको पता है स्कॉलरशिप दे रहा है, बड़ा कुछ दे रहा है, तो उसमें भी ये चीज़ चलेगी। मगर अच्छी बात यह है कि हमारा फोकस पे चला गया अभी, क्योंकि जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसमें ये चीज़ें होंगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर की बात करते हैं, 5G 6G जैसे एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सब चीज़ें उसमें होंगी। तो वो हम इसमें भी कर रहे होंगे। फिर बात होती है लाइवलीहुड्स कि लोगों की जो कि लाइवलीहुड्स पे भी देना है, स्किल डेवलपमेंट पे भी काम होगा और इसमें एजुकेशन पे भी काम होगा, हेल्थ पे भी काम होगा, इधर मुख्तलिफ चीज़ों पे इसमें काम कर रहे होंगे लाइवलीहुड में। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ नजर आती है मुझे ये है कि इन तमाम कॉरिडोर्स में स्किल डेवलपमेंट में काम होगा। स्पेशली जो स्किल डेवलपमेंट है ना, फ्यूचर ओरिएंटेड। ओके, सिर्फ ये नहीं है कि अभी यानी कि मक्खी पे मक्खी मारते जाओ, जो क्या कहते हैं लोगों को करवाते जाओ, बल्कि जो फ्यूचर में चाहिए होंगी हमें, जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, उन स्किल डेवलपमेंट पे। ये फ्यूचर की बड़ी रोशन तस्वीर आपने बयान की है। नहीं, ये सब कुछ होगा, ये CPEC 2 में एग्रीड हो गया। हाँ, तो ये कब तक ये अब उसमें तो किक्स लॉन्च हो गया है, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है पाकिस्तान ने। इस पर अभी दूसरी बात पे आते हैं। फिर दूसरा जो मेजर माइलस्टोन था वो चाइना पाकिस्तान ने साइन किया एक्शन प्लान। क्या ये कहते हैं कि जो नए जो चाइना के फिलॉसफी कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर न्यू इरा की बात करते हैं, उसमें हमने चाइना पाकिस्तान रिलेशन को कैसे मज़ीद स्ट्रेंथन करना है। बिल्कुल, उसके अगेन फिर 7 एलिमेंट्स हैं कि जिस पे हमने काम करना है। उसमें CPEC 2 के भी एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए आप ग्रोथ की बात करते हैं, लाइवलीहुड, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर उसमें सिक्योरिटी की भी बात होती है, कोऑपरेशन करना है। फिर उसमें इसकी भी बात होती है कि हमने क्या कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कैसे कोलैबोरेट करना है, पॉलिटिकली कैसे कोलैबोरेट करना है, डिप्लोमेटिक कैसे कोलैबोरेट करना है, फिर हमने इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सब पे कैसे जाना है। तो चैलेंजेस तो होंगे। फिर दोनों बड़े कॉम्प्रिहेंसिव हैं ये। मगर एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, जो एक्शन प्लान है कि जिसमें लिखा गया है कि जनाब के जॉइंटली बिल्ड अ कम्युनिटी विद अ शेयर्ड फ्यूचर एंड न्यू इरा, इन न्यू इरा, ये चाइना के वो हैं कि जिसके थ्रू चाइना क्या हासिल करना चाहता है। एक चीज़ चाइना हासिल करना चाहता है नेशनल रिजुविनेशन, कि अपना वो जो मकाम था उसको दोबारा लेना चाहता है एक डेवलप कंट्री का। फिर इसमें चाइना चाहता है कि वो ट्रांजिट करेंगे कि जो ट्रेडिशनल इकानमी है, जो प्रेजेंट इकानमी है, टूवर्ड इनोवेशन लेड इकानमी, कि जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन होगी, जिसमें इनोवेशन होगी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगी, जिसमें एरोस्पेस पे चाहे बात होगी, स्पेस पे बात होगी, सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो ये ज़ाहिर करता है मेरी नज़र में, जब मैं इसको एनालाइज करता हूँ, कि चाइना अगर अपना एक नए मकसद पे अपने सफ़र शुरू कर रहा है तो पाकिस्तान को साथ लेके चलना शुरू कर रहा है। और ये मियाँ साहब बहुत बड़ी बात है। तो यही मैं रामे साहब बात करने लगा हूँ कि जब चाइना अपने मकसद के लिए ये सफ़र शुरू कर रहा है और चाइना वो गोल जो है वो अचीव करेगा, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान अगर साथ होगा तो हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? सर हमारा देखें,
अगर तो हम इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जो शुरू कर देते हैं 2026 में, तो मियाँ साहब 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। नंबर 1, हमारी इकानमी की जो स्टैग्नेशन अब टूट जाएगी, जो मईशत में जमूद आया हुआ है वो टूटेगा। कि इसमें क्या कहते हैं कि एक नई यानी कि उसमें एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो कॉर्पोरेशन में एग्रीकल्चर बहुत ही अहम हिस्सा है, स्पेशली क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। बिल्कुल, इसमें क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट ना वो एक बड़ा अहम हिस्सा है दोनों चीज़ों, बहुत ज़्यादा, ये एक्शन प्लान में भी और CPEC 2 में भी। हमारा वो जमूद टूट जाएगा। अगर वो जमूद टूटता है तो हमारी उम्मीद हो जाएगी कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाना शुरू हो जाएंगे। जाहिर है, प्रोड्यूस करेंगे तो आप भेजेंगे ना, अगर प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो भेजेंगे क्या? बिल्कुल ऐसा। तीसरी जो अहम चीज़ है, हम अपनी यूथ को रोज़गार, एक अच्छा रोज़गार फराहम कर सकते हैं। जो तीसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट के पास इतनी सख्त हो जाएगी कि लोगों की वेलफेयर पे वो इन्वेस्ट कर सके, जहाँ एजुकेशन पे, हेल्थ पे, पार्क्स पे, रोड पे, उस पर कर सकें। मगर ये कब तक होता हुआ नज़र आ रहा है? हम कब तक ये समझें कि हम इस गोल को अचीव कर लेंगे? ठीक है, चाइना जो है वो तो पूरी दुनिया को इस वक्त लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने आपका ये आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें आपने लिखा कि GDP ग्रोथ उनकी और जो उनका ट्रेड प्लस है, सरप्लस है, वो सबसे आगे है। अब देखें फर्स्ट 11 मंथ में उनका जो ट्रेड सरप्लस है वो $1 ट्रिलियन है। यस, और ये बात भी जहन में रखें, अमेरिका ने पूरा जोर लगाया, ट्रेड की जंगें उस पर इम्पोज कर दी, टैरिफ लगा दिए, यूरोप सारा जोर लगा रहा है सारे। इसके बावजूद इसका मतलब क्या है कि चाइना की इकानमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल, कि वो एक्सटर्नल शॉक को भी ऑब्जर्व कर लेती है और उसको रिवर्स भी कर देती है कि अमेरिका को टेबल पे आना पड़ा, चाइना को नहीं। ऐसा ही। मगर इसमें जो चीज़ है ना मियाँ साहब, जो हम आपने सवाल पूछा कब तक, देखिए 2026 में जो था हम इसका किक स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसेस को, क्योंकि इकनॉमिक जो रिकवरी होती है ना, या इकनॉमिक जिसको आप कहते हैं तबाही होती है, ये 1-2 सालों में मुमकिन नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। बात यह है कि आपने नेक्स्ट ईयर हम ये दिखा सकते हैं गवर्नमेंट कि जी हाँ देखिए हम सम्मत उसी में चले गए, हमने जो डिसाइड किया था हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। इसमें एग्रीकल्चर हमें इमीडिएट रिलीफ दे सकता है। ज़बरदस्त। क्यों? हमारी जो पर एकड़ प्रोडक्टिविटी ना, पर एकड़ जो प्रोडक्शन है क्रॉप की, वो दुनिया के लोएस्ट ममालिक में आती है। ऐसा ही। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो एक है बीज की क्वालिटी। बिल्कुल, अगर हम बीज ही प्रोवाइड कर दें तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो डबल हो जाएगी। ऐसा ही, एक विदिन 1 ईयर। मगर वो भी आप देख लें जो हमने किसान के साथ किया है, मुझे तो ये कभी कभी लगना ये शुरू हो जाता है किसान को हम दुश्मन समझते हैं, जो हम किसान के साथ हम कर रहे हैं। और बात करते हैं सर, टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए, असला देखा जाए, वारफेयर्स फेयर्स देखे जाएँ, तजारत देखी जाए, पायदार तरक्की देखी जाए और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी देखी जाए, डिजिटल टेक्नोलॉजी देखी जाए, तो चीन ने मात दे दी सारी दुनिया को तकरीबन। मुझे आपसे ये रहनुमाई लेनी है हमारे नाजरीन के लिए कि क्या जिस तरह चीन तेज़ी से आगे जा रहा है, 2026, 2027, 2028 या 2026 न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चीन देगा? देखिए, चाइना ने जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कंटूर है ना वो ऑलरेडी दे चुका है। जो चाइना के 4 जो कहते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव और एक BRI, ये ग्लोबल इनिशिएटिव में ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो कि सिक्योरिटी वगैरह के रिलेटेड है सारा। फिर दूसरा जो है इसका ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव कि जो सारी डेवलपमेंट की बात करते हैं हर तरह की। तीसरा सिविलाइजेशन, और उसमें बड़ी अहम बात यह है कि वेस्ट कहते हैं ना क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, वो कहते हैं नहीं हार्मनी ऑफ सिविलाइजेशन। तीसरा भी जो चौथा रिसेंटली है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, कि ग्लोबल गवर्नेंस में बड़े इश्यूज़ हैं इस वक्त। मतलब चंद ममालिक पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, वही डिसीजन मेकिंग करते हैं, बाकियों कहते हैं फॉलो करो नहीं तो हम आए जाके जंगी जहाज़ लेके, उसमें इशूज़ हैं सारे। फिर इकानमी का था जिसे IMF वर्ल्ड बैंक कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, चाइना ने इसमें लॉन्च किया है कि BRI, जिसमें ऐसी कोई कंडीशनलिटी नहीं होती, इन्वेस्टमेंट होती, कर्जे नहीं होते। फिर चाइना ने एक और इस्टेब्लिश किया, जो मेजर 2 इनिशिएटिव हैं जो हमें कम डिस्कशन में आते हैं। एक है उनका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, कि जो वर्ल्ड बैंक IMF के बाद दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड बैंक है, जिसके 110 से ज़्यादा मेंबर हैं। फिर चाइना ने शुरू किया है कि चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो, कि पूरी दुनिया से एक्सपोर्ट करना हमें करो, और 100 ममालिक को, जिसमें बहुत से क्या कहते हैं अफ्रीकन ममालिक भी शामिल हैं जो कि बड़े कम डेवलप हैं, जहाँ जिनकी कानून बड़ी भी नहीं है, उनको 0 रेट पे उन्होंने इनवाइट किया और हमारे साथ ट्रेड करो, आपको 0 टैरिफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक। ये जो सारी एफर्ट्स हो रही हैं सर, इसमें पाकिस्तान बड़ा मरकज़ निगाह इस वक्त बना हुआ है, ख़ास तौर पे 2025 में जो कामयाबियाँ मिली। आगे 2026 जो है वो भी खुशखबरियों का सार मुझे इसलिए नज़र आ रहा है कि जो
चीज़ें आगे नज़र आ रही हैं। अगर प्रोजेक्ट्स इसी तरह होते गए और इसी तरह ही चलते गए तो बहुत ज़बरदस्त होगा। पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में दौरे हो रहे हैं, मुल्कों के लीडरान और सदूर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। क्या चाइनीज़ कोई बड़ा दौरा पाकिस्तान में मुतवक्के है 2026 में? मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं है, मगर हो भी सकता है कि जानी कि देखें, अभी प्राइम मिनिस्टर भी मेरा इस साल से पिछले साल से होके गए हैं जी, दिस ईयर। फिर अब उनके फॉरेन मिनिस्टर भी हुए हैं, पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ ऑफ डिफेंस गए हैं, फिर हमारे प्रेसिडेंट भी गए हैं। इंटरेक्शन तो बहुत इनका फ्रीक्वेंट है। तो चाइनीज़ सदर भी तो आ सकते हैं? आ सकते हैं, तो मेरा ख्याल करता है इस पर शायद बात भी हो रही हो, मगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसमें मैं कह सकूँ हाँ वो आएंगे या नहीं आएंगे। मैं ऐसे किसी में इन्फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं हूँ, मगर हो सकता है कि आएँ, क्योंकि जो हम एक बड़ी टर्म यूज़ करते हैं ना, आयरन क्लाड ब्रदर, ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दी थी, और चाहे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इसको मज़ीद एनहेंस करना चाहते हैं। ये मुझे इसकी चीज़ों को पता होता है कि देखो ना, एक आप मियाँ साहब आपकी बात देखें, आप इर्द गिर्द हालात को मुझ पर इंटरनेशनल तला बेहतर समझते हैं। हमारी कभी कभी बड़ी बेग हमारी जो कि होती चीज़ें बड़ी नहीं अच्छी होती, उसके बावजूद चाइना ने कभी रिजर्वेशन शो नहीं की हमें किसी पब्लिक फोरम पे हमें बुरा भला। बिल्कुल ऐसा है, कभी कोई डू मोर की हमसे नहीं वो। लेकिन एक फोरम है ब्रिक्स, जिसमें चाइना है, रशिया है, ईरान है, इंडिया भी है। पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं कि आइंदा पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो सकता है? हाँ, पाकिस्तान को ऑलरेडी इन्विटेशन भी था, मगर उसमें इंडिया सबसे बड़ी हर्डल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इंडिया को एक क्या कहते हैं खपते अजमत है। वो अपने आप को ना वो समझते हैं कि पुरानी उनके बगैर दुनिया को उन्होंने कंधा दिया हुआ है, तो गरूर ख़त्म हो गया, उनके खाक में मिल गया। वो नहीं ना समझ पा रहे। पर देखिए, ये मैं पाकिस्तानी को भी कहता हूँ, यानी कि जब हमने ऑपरेशन बयान महसूस जीता, मैंने इनको यही बात कह रहा था सबको, जब भी लिखा, हमें बड़ा रैशनल होकर चलना है, मगर इकानमी में स्ट्रांग करना है। यानी हमें चीन के नक्शे कदम पे चलना है। चीन का नक्शे कदम पे चलने के साथ हमें उनके गवर्नेंस सिस्टम से सीखना है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बात करता है, वो मेरिटोक्रेसी की बात करता है। उनकी होल प्रोसेस डेमोक्रेसी जो है, पीपल्स डेमोक्रेसी, वो किसी पे भी बात है, इलेक्शन पे नहीं जाकर बात करते कि इस तरह करो, इस तरह करो, बस लाइक दो इल्ज़ाम को। उनका एक अपना तरीका इलेक्शन का। हमें उस तरह की डेमोक्रेसी चाहिए जिसमें वो कहते हैं कंटिन्यूस इंटरेक्शन। आप रोज़ मिले लोगों को, पता होना नहीं लोग में आया क्या। बल्कि उनके एक हैं चिंजुआन, उनके एक स्कॉलर थे और बहुत बड़े लीडर भी थे, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी गवर्नेंस पे, जो मैं अक्सर कोट करता हूँ। उनका जो कि हमारी एलीट है ना, रूलिंग एलीट या जो ब्यूरोक्रेसी या ये लोग, इनको सोसाइटी के अंदर रहना चाहिए, इनको सोसाइटी के ऊपर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। वजह क्या अंदर रहने की? आप अंदर रहेंगे तो आपको पता चलेगा किसका क्या मसला है। आप अपने आप को उनके साथ कनेक्टेड फील करेंगे। हमारे क्या है, हमारे जो भी थोड़ा सा होता है उसकी एक गेटेड कम्युनिटी, एक गेटेड सोसाइटी बन जाती है। रामे साहब, वक्त बहुत कम है, बहुत शुक्रिया। वक्त की दीवार सामने आ जाती है, वरना आपकी रहनुमाई और आपकी मालूमात जो हैं वो दिल नहीं करता कि उसमें जो है हायल हुआ जाए। नाज़रीन, रामे साहब ने जो बात की वो बहुत बड़ी बात कर गए कि गवर्नेंस और मेरिट, यही दो चीज़ें हैं जिस पर जो है पाकिस्तान अगर इस पर अमल दरामद कर ले तो इसमें कोई शक नहीं कि इस पूरे रीजन की चाइना के साथ साथ बड़ी इकॉनमी बन सकता है। जी नाज़रीन, ये सब आपने गुफ्तगू सुनी, बड़े टॉल क्लेम्स हैं, होते रहते हैं, हम देखते रहे हैं। टॉल क्लेम्स हैं एंड ग्रेव कंसर्न्स भी हैं, और बड़े क्रिटिकल सिचुएशन भी है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान जाता है जी डिफ़ॉल्ट से हम बच गए, और फिर बचने के बाद दोबारा चले गए, फिर आ गए, फिर हर बेल आउट हमें बताती है कि हमारा हर मनसूबा माजी में नाकाम रहा। मगर अब ये जो हमारे दोस्तों ने कहा, डॉक्टर अज़म अहमद बड़े दानिशवर आदमी हैं, उनसे शकील रामे साहब से आपने बात की, तो हम देखते हैं कि क्या ये गेम चेंजर होगा। क्योंकि गेम चेंजर आज तक ऑनेस्टली, क्योंकि साल का पहला प्रोग्राम है, तो हम पहला प्रोग्राम हो या आखिरी हो, हम सच पे ही शुरू करते हैं और सच पे ख़त्म करते हैं। आज तक जितना गेम चेंज हुई वो इशराफिया के लिए हुई। क्या आवाम के लिए गेम चेंज होगी, आम आदमी के लिए गेम चेंज होगी? इस साल देखते हैं। पिछले साल तो जो हमने देखे वो आपने भी देखे। लेट्स प्रे कि ऐसा हो। लेकिन अगर ये हुआ और ये गेम चेंजर हुआ तो शायद इट विल बी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लेट्स प्रे। इजाज़त दीजिए, मंडे को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।